हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर हमारी इम्पैक्ट सीरीज का 5th वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम 10 न्यू क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम सीट डजंट कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जो हर्बेरियम सीट हमारी होती है, जब हम हर्बेरियम की फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर हम प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस करके एक सीट के ऊपर माउंट कर देते हैं। उस सीट को हम हर्बेरियम सीट कहते हैं। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उसका जो लेबल होता है उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं, उसमें कौन सी चीज नहीं लिखी जाती है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से कोई सा एक ऐसा आंसर है जो हर्बेरियम की सीट के ऊपर आप नहीं लिखते हैं। तो वही ये पूछना चाह रहा है कि हर्बेरियम की सीट के ऊपर आप इन ऑप्शंस में से क्या बात या क्या लेबल में क्या इंफॉर्मेशन आप नहीं लिखते हैं। तो एक हर्बेरियम की सीट आपके सामने है, इसमें देखकर आप आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन इसके अंदर मेंशन नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाइट ऑफ प्लांट। तो आप देखिए क्या हर्बेरियम की शीट, जब आपने हर्बेरियम वाला वीडियो लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर जब हमने हर्बेरियम की फाइल में लेबलिंग पढ़ी थी तो क्या हमने वहां पर हाइट मेंशन की थी? जी नहीं, वहां पर हमने हाइट को मेंशन नहीं किया था, क्योंकि हाइट जो है एक प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल फीचर है और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लिखने के लिए हमने एक अलग से फील्ड डायरी ली थी। उस डायरी के अंदर हमने ये सारी बातें नोट की थी, वो हम लेकर गए थे जब हम फील्ड कलेक्शन के लिए गए थे। तो जो हाइट ऑफ द प्लांट है वो हम हर्बेरियम की शीट के ऊपर जो लेबलिंग होती है उसमें नहीं लिखते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है, तो हाइट ऑफ द प्लांट उसमें नहीं ली जाती है। डेट ऑफ कलेक्शन, डेट यहाँ पे लिखी जाती है। आप इस जो यहाँ पर हर्बेरियम शीट लगी हुई है इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है, डेट ऑफ कलेक्शन। नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर का नाम भी लिखा जाता है, यहाँ पर ये नेम भी मेंशन किया गया है। लोकल नेम्स, उसका फैमिली का नेम, बोटेनिकल नेम और लोकल नेम भी यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस तरह से ये जो 3 ऑप्शन है ये पहले से उसके अंदर लिखे जाते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट डजंट कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइट ऑफ ए प्लांट। हाइट ऑफ ए प्लांट इज मेंशन्ड ऑन द फील्ड डायरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं ध्यान से, क्या है कि इज अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, यानी कि जो टेक्सोनोमिक की होती है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम स्पेसिमेन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये ऑप्शन है, ये तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने टेक्सोनोमिक एड्स में पढ़ा था कि टेक्सोनोमिक एड्स जो हमारी हेल्प करती हैं वो हमें सहायता प्रदान करती है किस काम में, हमारा जो टेक्सोनोमी का सारा वर्क है, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना, नोमेनक्लेट करना, उन सब में हमारी हेल्प करती है टेक्सोनोमिक एड्स। और टेक्सोनोमिक एड्स में ही एक टेक्सोनोमिक एड होती है टेक्सोनोमिक कीज, तो उसमें भी हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेसिमेन जो भी हमारे पास है, स्पेसिमेन यानी कि ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी, यानी जिस ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करने जा रहे हैं तो की हमारे लिए हेल्पफुल होती है इस काम में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं क्या होता है। हर्बेरियम हैज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। ऑप्शन बी में ये बताया रहा है कि हर्बेरियम जो होता है उसके अंदर प्लांट के जो स्पेसिमेन होते हैं उनको रखा जाता है, जिनको प्रेस करके और ड्राई करके रखा जाता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, हर्बेरियम में ऐसा ही किया जाता है। पिछली स्लाइड में हमने अभी एक हर्बेरियम शीट देखी थी तो वहां पर हमने चीज समझ ली थी। थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, यानी कि एक बोटेनिकल गार्डन जो होता है उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनका लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स उसके अंदर रखे जाते हैं। तो ये भी बात सही है, बोटेनिकल गार्डन में हर्बेरियम भी होता है, यानी कि उनके प्रेस ड्राइड पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन वहां पर लिविंग प्लांट्स को भी रखा जाता है जिससे हम उसको स्टडी करने में हमारी हेल्प हो सके। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब देखते हैं 4th स्टेटमेंट, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो एक म्यूजियम होता है उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ्स होते हैं। पहली बात हमने जो पढ़ा है, हमने जूलॉजिकल म्यूजियम पढ़ा है और जूलॉजिकल म्यूजियम के अंदर हमने एनिमल्स से रिलेटेड बात की थी, तो वहां पर प्लांट्स का तो कोई मतलब ही नहीं था। जूलॉजिकल म्यूजियम में वहां पर हमने डेड एनिमल मटेरियल को रखा था
उनका स्टफ्ड पार्ट्स को रखा था, या फिर हमने डिस्प्ले के लिए उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस भर के उनकी पूरी जो स्किन था उसको स्टफ करके रख दिया था, या फिर हमने उनके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, किसी के टीथ होते हैं, किसी के टस्क होते हैं, उन सब चीज़ों को वहाँ पर म्यूजियम के अंदर कलेक्ट करके रखा जाता है। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर प्लांट्स भी दे दिया है और फोटोग्राफ्स की भी बात कर दे, तो फोटोग्राफ्स भी एक म्यूजियम में नहीं रखे जाते हैं। हाँ, म्यूजियम के अंदर माइक्रोग्राफ्स रखे जाते हैं, यानी कि ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी आईज है, नॉर्मल आईज से देख पाना जिनको पॉसिबल नहीं होता है, उनकी माइक्रो स्ट्रक्चर्स वहां पर रखी जाते हैं, फोटोग्राफ्स वहां पर नहीं होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ भी यही रहा है, फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये नहीं है। तो क्वेश्चन 2 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड वेरिएशंस इन प्लांट्स एंड ऑल्सो अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज, यानी कि एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स की ओरिजिन के बारे में पढ़ रहा है, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहा है, और उनके अंदर आने वाली वेरिएशंस के बारे में पढ़ रहा है, और क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं। आपको ये याद होगा कि इन सारी की सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच के अंदर हम इन सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर ही हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर वगैरह स्टडी करते हैं। तो जो इंडिविजुअल टैक्सोनॉमी में स्टडी करता है, यानी कि अगर वो टैक्सोनॉमी में एक्सपर्ट है तो हम उसको कहेंगे टैक्सोनॉमिस्ट। तो एक तरह से हमारा आंसर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ऐसे इंडिविजुअल को हम कहेंगे टैक्सोनॉमिस्ट। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शंस में टैक्सोनॉमिस्ट वर्ड यूज किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है हर्बल टैक्सोनॉमिस्ट, थर्ड है अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है बीटा टैक्सोनॉमिस्ट। तो इन चारों में से चारों के चारों ही टैक्सोनॉमिस्ट है। अब हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट का मतलब क्या होता है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी आप जानते हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ये सारी की सारी चीजें करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, जो भी सारे काम होते हैं, उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी या क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस तरह से जो उस टैक्सोनॉमी की स्टडी करेगा उसको हम क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट कह देंगे। तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है, लेकिन आगे वाले ऑप्शन पर भी हम पढ़ते हैं। आगे ऑप्शन दिया हुआ है हर्बल टैक्सोनॉमिस्ट। तो यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बात की गई है, और प्लांट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स, यानी प्लांट्स को हम हर्ब्स भी कहते हैं, और वहां से टर्म ले लिया गया है हर्बल टैक्सोनॉमिस्ट। तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन टैक्सोनॉमी के अंदर टैक्सोनॉमिकल जो स्टडीज होते हैं वहां पर कहीं भी किसी टैक्सोनॉमिस्ट के लिए हर्बल टैक्सोनॉमिस्ट जैसा वर्ड यूज नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये पहला जो ऑप्शन था ये हमें सही लग रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट एंड बीटा टैक्सोनॉमिस्ट। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे हम अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट किसे कहते हैं और बीटा टैक्सोनॉमिस्ट किसे कहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी रिवाइज करिए एक बार। जब हम टैक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी में हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इन सारी की सारी चीज़ों को जब हम करते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, तो इनको हम स्टेप वाइज मैनर में करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम उसके कैरेक्टराइजेशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन में हम उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब उन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उसको नोमेनक्लेट कर देते हैं, यानी कि इसको एक नाम रख देते हैं, और उसके बाद में हमारे पास जो पहले से ही डिफाइंड एक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसके अंदर हम उसको प्लेस कर देते हैं या अरेंज कर देते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्टेप होते हैं, इन कंप्लीट स्टेप्स को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। यानी कि ये सारे के सारे स्टेप्स हो गए टैक्सोनॉमी के स्टेप्स, और जो आदमी इनमें वर्क कर रहा है, जो इसमें काम कर रहा है, वो हो गया टैक्सोनॉमिस्ट। तो अभी अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट और बीटा टैक्सोनॉमिस्ट क्या हो गया, इसको समझने के लिए एक बार हम यहाँ पर फिर से इस पेज पर देखते हैं। तो इसमें यहीं पर ये वो पूरी की पूरी स्टेप्स हैं टैक्सोनॉमी के। तो इसमें हमने देखा कि टैक्सोनॉमी के अंदर जो सारा का सारा काम कर रहा है, पूरी की पूरी टैक्सोनॉमी को स्टडी कर रहा है, उसको हम कहेंगे टैक्सोनॉमिस्ट। और बायोलॉजी की ये जो ब्रांच है इसको हम कह रहे हैं टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी के जो स्टेप्स हैं, टैक्सोनॉमी के स्टेप्स को जब हम कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं, तो टैक्सोनॉमी को हम 3 लेवल्स में स्टडी करते हैं। पहला लेवल आता है अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरा लेवल आता है बीटा टैक्सोनॉमी, और थर्ड लेवल आता है गामा टैक्सोनॉमी। इसके आगे भी कई लेवल्स आते हैं, लेकिन अभी हम इन 3 लेवल्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने किसी नए प्लांट को डिस्कवर किया है, आप गए किसी फॉरेस्ट के अंदर और आपने एक नया प्लांट वहां पर डिस्कवर कर लिया।
अब आपका सबसे पहला जो काम होगा वो होगा इस नए प्लांट को जिसको आपने डिस्कवर किया है, इस नए प्लांट के जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब करना। ये पहला स्टेप आप करेंगे, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। अब इसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपने डिस्क्राइब किए थे उनके बेसिस पर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है ये बिल्कुल न्यू प्लांट हो या फिर ये किसी पुराने यानी ऑलरेडी डिस्कवर्ड प्लांट से इसके फीचर्स मैच करते हो। दोनों ही कंडीशन में आप इसका नोमेनक्लेट करेंगे, यानी कि आप उसका एक नाम रख देंगे। तो ये जो पहले 3 स्टेप्स होते हैं टैक्सोनॉमी की, जिस ब्रांच के अंदर ये 3 स्टेप्स हम कंप्लीट करते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। यानी कि यहां से कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फर्स्ट दीज 3 स्टेप्स, इनको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी की जिस ब्रांच के अंदर हम ये तीनों स्टेप्स करते हैं उसको हम कहते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। और जो इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी में एक्सपर्ट होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट। तो ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमी का पहला लेवल। अब हम देखते हैं दूसरा लेवल, यानी कि हमारा एक स्टेप अभी बच गया था, हमारा लास्ट का स्टेप बच गया था क्लासिफिकेशन का। तो जो टैक्सोनॉमी का पार्ट या टैक्सोनॉमी का जो लेवल जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी, यानी कि यहां पर हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि हमारे पास एक पहले से प्रिपेयर्ड अरेंजमेंट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, उसमें हम इस पार्टिकुलर प्लांट को सेट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो टैक्सोनॉमी के जिस लेवल के अंदर हम ये सब चीजें स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। और एक इंडिविजुअल जो बीटा टैक्सोनॉमी में एक्सपर्ट है उसको हम बोलेंगे बीटा टैक्सोनॉमिस्ट। इस तरह से हमने अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी को देख लिया है। इसके बाद में जो गामा टैक्सोनॉमी का स्टेप आता है, इसके अंदर हमने जब क्लासीफाई कर लेते हैं और किसी स्पेसीज को भी हम स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद में अगर उसकी कोई रेसेस हैं, कोई वेराइटीज हैं, उन सब के बाद का जो लेवल होता है जिसमें हम उसकी वेराइटीज को, रेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, नोमेनक्लेट करते हैं अलग से, उस लेवल को हम गामा टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो ओरिजिन, इवोल्यूशन, वेरिएशंस को पढ़ रहा है, क्लासिफिकेशन भी उसमें इंक्लूडेड है। यहां पर आप ये देखिए क्लासिफिकेशन भी इंक्लूडेड है, यानी कि इतना जो पोर्शन था स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप्स थे ये हमने पढ़े अल्फा टैक्सोनॉमी में, और क्लासिफिकेशन भी इंक्लूडेड है सिर्फ खाली अगर तो बीटा टैक्सोनॉमी। और ये कंप्लीट प्रोसीजर जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी में वर्क करने वाले इंडिविजुअल को, वर्कर को हम कहेंगे क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट, क्योंकि टैक्सोनॉमी को हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए सही है। आई होप आपको ये जो दोनों ऑप्शंस हैं अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट एंड बीटा टैक्सोनॉमिस्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार और मैं बता देता हूं, जब हम स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो उसके जो पहले 3 स्टेप्स हैं जो उनमें एक्सपर्ट होता है उसको हम बोलेंगे अल्फा टैक्सोनॉमिस्ट। जो 4th स्टेप में एक्सपर्ट है उसको हम बोलेंगे बीटा टैक्सोनॉमिस्ट। और अल्फा और बीटा टैक्सोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग जो वर्क करता है, यानी दोनों को मिलाकर के जो वर्क करता है, जो इन दोनों में ही एक्सपर्ट है, उसको हम बोलेंगे क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट को। तो क्वेश्चन 3 का हमारा आंसर हो गया क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आप आंख बंद करके इसका आंसर लगा देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पर बहुत ही स्मार्टली ऑप्शंस बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल कोड होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे रूल्स ऐसे फ्रेम किए जाते हैं जिससे आप बोटेनी में यानी कि प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कर सकें। यहाँ पर सिर्फ एक कोड को काउंसलिंग में कर दिया गया है। हो सकता है आप काउंसलिंग पर करेक्ट लगा दें, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। ICBN इज इंटरनेशनल कोड। कोड मींस रूल्स एंड रेगुलेशन। और बहुत सारे ऑप्शन है, इंडियन कोड भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ अ बोटेनिस्ट हैज टू नोमेनक्लेट सिमिलर स्पेसीज ही विल यूज। यानी कि एक बोटेनिस्ट है, जैसे कि आप एक बोटेनिस्ट हैं, आप एक फील्ड ट्रिप पर जाते हैं और वहां पर आप एक प्लांट को डिस्कवर कर लेते हैं। आपने एक प्लांट को डिस्कवर किया है, ये प्लांट मैं बना देता हूं। आपने वहां पर बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा सा प्लांट देखा और आपको लगा कि ये प्लांट बस आपने ही पहली बार देखा है, आपसे पहले इस प्लांट को किसी ने देखा ही नहीं होगा। अब इस प्लांट को आप लेकर आए अपने टीचर के पास, जो बहुत ही टैक्सोनॉमी में एक्सपर्ट हैं, उनके पास आप लेकर के आए और आपने बोला कि सर इस प्लांट का नोमेनक्लेचर करिए, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करके बताइए कि ये प्लांट कौन सा है। अगर ये नया है तो बहुत अच्छी बात है, मैं डिस्कवरर बन जाऊंगा इस नए प्लांट का। तो आप
उस बोटेनिस्ट के पास, अपने टीचर या प्रोफेसर के पास गए, उनको आपने कहा कि आप इसका नोमेनक्लेचर करिए। तो वो जो नोमेनक्लेचर करता है एक प्लांट का, दूसरा प्लांट जो उन्होंने पहले से ही पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर, तो उसके सिमिलर जो स्पीसीज आप लेकर गए हैं, उस सिमिलर स्पीसीज को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, फिर से समझिए। एक बोटेनिस्ट है, उसको इस प्लांट को नोमेनक्लेट करना है, यानी कि ये पार्टिकुलर प्लांट है जिसको उसे आइडेंटिफाई करना है। एक टीचर का स्टूडेंट उसके पास एक प्लांट को लेके गया और कहा कि सर इस प्लांट को आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए। अब आइडेंटिफाई करने के लिए उनके पास कोई बेसिस होगा, यानी कि कोई एक पहला प्लांट उन्होंने इसी टाइप का देख रखा होगा, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर वे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस पार्टिकुलर प्लांट को क्या कहा जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। इफ अ बोटेनिस्ट हैज टू नोमेनक्लेट सिमिलर स्पीसीज, ये सिमिलर स्पीसीज है उस प्लांट की जिसको उन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन दिया सिनटाइप, नियोटाइप, होलोटाइप, आइसोटाइप। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि टाइप क्या बला है। जैसे आप टाइप को समझ जाएंगे आप इसका आंसर बड़े आसानी से दे पाएंगे। तो टाइप जो वर्ड यूज किया गया है, वो यूज किया गया है कि ऐसे पार्टिकुलर स्पेसिमेन के लिए जो ओरिजिनल है, जिसको हमने सबसे पहले डिस्कवर किया और जिसके बेसिस पर, जिसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पर हम और सारे ऐसे प्लांट्स को नोमेनक्लेट करते हैं। जैसे कि आप एक प्लांट को डिस्कवर करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आप देखिए ये प्लांट आपने देखा है, आप सबसे पहले ये प्लांट आपने देखा था, एक पार्टिकुलर प्लांट, आप एक बोटेनिस्ट हैं, आपने इस प्लांट को देख लिया है और आपने बोला है कि इस तरह के बहुत सारे प्लांट होंगे, लेकिन इस तरह के जितने भी प्लांट होंगे पूरी दुनिया में, उनका आइडेंटिफिकेशन इस पार्टिकुलर प्लांट के बेसिस पर होगा। तो जो ये आपने एक ओरिजिनल प्लांट स्पेसिमेन बता दिया है कि ये एक प्लांट स्पेसिमेन है और इसी तरह का दूसरा प्लांट होना चाहिए, इसके आधार पर हम सबका आइडेंटिफाई करेंगे, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम नोट डाउन कर लेंगे और इसको हम एक ओरिजिनल स्पेसिमेन की तरह से डील करेंगे और इसके आधार पर ही हम और दूसरे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो सबसे पहला इस तरह का प्लांट, जो सबसे पहला एक ओरिजिनल स्पेसिमेन टाइप आप डिसाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं होलोटाइप, यानी कि ये सबसे पहला ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन होता है। स्पेसिमेन का मतलब प्लांट अंडर स्टडी, एक प्लांट को आप स्टडी करने जा रहे हैं। टाइप स्पेसिमेन का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्लांट है जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपने बना दिया है। अब होलोटाइप हम उसको कहेंगे कि जो ओरिजिनल एक स्पेसिमेन आपने डिसाइड किया कि ये सारे के सारे जो जो इस प्लांट के अंदर फीचर्स हैं, आप इनसे ही मैच करके दूसरे प्लांट को रखेंगे, इस प्लांट को आप कहेंगे होलोटाइप। अब ये आपके पास एक ओरिजिनल टाइप ऑफ प्लांट है जिसको आपने बोल दिया है होलोटाइप। अब हर्बेरियम जब आप कर रहे थे, आपने ये देखा था कि आप अकेला एक ही प्लांट स्पेसिमेन नहीं लेकर आते हैं, आप उसके 4 से 5 उसी तरह के स्पेसिमेन लेके आते हैं। अब हम कई इसी तरह के स्पेसिमेन लेकर आते हैं और सिर्फ एक प्लांट को हम कह देते हैं कि ये होलोटाइप है और दूसरा जो प्लांट होता है वो बिल्कुल उसी की तरह का हम लेकर आए थे, उसको हम बोल देते हैं कि ये सिनटाइप है। यानी एक साथ हम 2 प्लांट्स को लेकर के आए हैं और उन दोनों प्लांट्स को ही हमने होलोटाइप कहा है, लेकिन एक मेन है और एक उसके जैसा दूसरा है। तो जो उसके जैसा बिल्कुल सेम, उसी के सेम मिलता जुलता सारे के सारे फीचर्स जो इसमें है, नंबर 1 में है, ये 2 में भी है, तो जो नंबर 2 है उसको हम कहते हैं सिनटाइप। तो ये 2 ऑप्शंस आप समझ में आ गए। यानी पहला जो ओरिजिनल स्पेसिमेन है जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपने ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन के रूप में समझ लिए हैं, उसको आप बोलते हैं होलोटाइप। होलोटाइप के जैसा ही जो दूसरा प्लांट आप साथ में लेके आए थे उसको आप कहेंगे सिनटाइप। अब आपके पास ये 2 टाइप स्पेसिमेन है, इन दोनों टाइप स्पेसिमेन की हेल्प से ही अगर आपके पास कोई और प्लांट आता है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। तो अब आपका एक स्टूडेंट गया फील्ड विजिट पर और एक प्लांट को लेकर आया जो कि होलोटाइप और सिनटाइप के बिल्कुल सिमिलर है। तो जो ये सिमिलर प्लांट है, जिसको इस बोटेनिस्ट ने जो एक पार्टिकुलर प्लांट आइडेंटिफाई किया था, इनका एक स्टूडेंट है, ये ढूंढ के लाया है और ये सिमिलर है होलोटाइप के। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, आप इसमें देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर फ्लावर्स है, इसमें अलग अलग ब्रांचेस पर फ्लावर्स हैं, बिल्कुल इसके सिमिलर तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ये होलोटाइप के जैसे ही शो करता है, उसको हम बोलते हैं आइसोटाइप। इट इज सिमिलर टू होलोटाइप।
तो इस तरह से हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, होलोटाइप पढ़ ली हमने, सिनटाइप पढ़ ली हमने, आइसोटाइप पढ़ ली, एक नियोटाइप होता है। नियोटाइप का मतलब होता है कि अगर होलोटाइप हमारा किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाए, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ होलोटाइप, अगर हमारा होलोटाइप डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी जगह हम जिस नए प्लांट को होलोटाइप डिसाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं नियोटाइप। बहुत सारे टाइप स्पेसिमेन होते हैं, यहां पर मैंने सिर्फ आपको उतने टाइप स्पेसिमेन बताए हैं जितने आपके लिए जरूरी हैं। तो हमने यहां पर 4 टाइप स्पेसिमेन पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा ओरिजिनल स्पेसिमेन, जिसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह किया था, उसको कहा हमने होलोटाइप। होलोटाइप के साथ ही हम जिस उसके जैसे दूसरे प्लांट को लेकर आए थे, जिसको हम ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन के लिए ही रख रहे हैं, उसको हम कहते हैं सिनटाइप। ये इसका हुबहू बिल्कुल इसके जैसा ही है। अब एक स्टूडेंट गया फील्ड विजिट पर, वो एक प्लांट को लेकर के आया। अब उस प्लांट को आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। इस प्लांट को आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे होलोटाइप के बेसिस पर। जो ये प्लांट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये सिमिलर है होलोटाइप के, इसको आप कहेंगे आइसोटाइप। और जो बिल्कुल नया प्लांट हम रिप्लेस करना पड़ा अगर हमें होलोटाइप को, तो हम उसको कहेंगे नियोटाइप। तो 4 टाइप्स हमने पढ़ लिए। आप सीधा पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। इफ अ बोटेनिस्ट हैज टू नोमेनक्लेट सिमिलर स्पीसीज ही विल यूज, यानी कि ओरिजिनल के सिमिलर स्पीसीज अगर उसको यूज करने हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे आइसोटाइप। ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। होलोटाइप हमारा ओरिजिनल हो गया। होलोटाइप अगर खराब हो जाए उसकी जगह जिसको हम रिप्लेस करेंगे वो हो गया नियोटाइप, और होलोटाइप के साथ ही जिसको हम लेकर आए थे वो हो गया सिनोटाइप। तो हमने चारों टाइप्स पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ए हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का जो हायरार्किकल सिस्टम है, जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है हमारे पास, उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स जनरली एंड्स विद CEAE, सी, यानी कौन सा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर टेक्सोनोमिक रैंक या टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जो CEAE से एंड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फैमिली। फैमिली जो होती है वो सी से एंड होती है। कुछ फैमिलीज के एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली सोलेनेसी, ये एंड हो रही है CEAE से, यानी CEAE क्या है, ये है एक सफिक्स। जो एंड में लिखा जाता है उसको सफिक्स बोलते हैं, और जो बिगिनिंग में लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारे सफिक्स होते हैं जो क्लास, जीनस पे तो नहीं लगते, जो क्लास, फैमिली, ऑर्डर्स पे लगते हैं। उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में हम सारे के सारे सफिक्स को अलग से पढ़ेंगे। तो जो फैमिली के लिए सफिक्स यूज किया जाता है उसको बोलते हैं CEAE। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा है सोलेनेसी। एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं फैमिली रोजेसी। ये जो सफिक्स है ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए अलग अलग सफिक्स यूज किए जाते हैं, उनको हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो गया, जो CEAE सफिक्स है वो यूज किया जाता है फैमिली के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इज टेक्सोन, यानी कि ये जो ऑप्शन है इनमें से टेक्सोन क्या है, कौन सा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपके सामने ये हमारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। ये इधर ग्रुप ए में टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है और ग्रुप बी में क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है लायन का, पैंथेरा, लियो। ये जो है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इनको हम बोलते हैं, या ये पूरी की पूरी हायरार्की है, और इस हायरार्की की जो लेवल्स बने हुए हैं, किंगडम, फाइलम, इनको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो ग्रुपिंग्स की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर morphological evolutionary features, these groups are called taxon। यानी कि किंगडम है हमारे पास, एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। उस टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर, किंगडम के अंदर हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांटी है। 2 किंगडम के एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो जो किंगडम एनिमेलिया है और किंगडम प्लांटी है वे क्या है, वे है टेक्सोन। तो हमारे से पूछा हुआ है कि इन ऑप्शंस में से टेक्सोन क्या है। तो जेनरा आप देखिए, ये यहाँ पर जेनरा है, ये एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फैमिली भी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्लास भी एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि टेक्सोन का कोई भी एग्जांपल इसमें इन ऑप्शंस में नहीं दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अगर वो लिख देता यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में कार्निवोरा लिख देता, कोर्डेटा लिख देता, तो हम तुरंत लिख देते कि टेक्सोन है कार्निवोरा, एनिमेलिया, etc। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक्स, यानी ये जो टेक्सोनोमिक रैंक्स है इनमें से कौन सी टेक्सोनोमिक रैंक
कंटेन ऑर्गेनिजम्स लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर, यानी कि कौन सी टेक्सोनोमिक रैंक में जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से बहुत ही कम सिमिलर हैं। तो ये हमने पढ़ा था एक वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि स्पेसिफिसिटी और कॉमन फीचर्स जब हम किंगडम के लेवल से लेकर के स्पेसीज तक जाते हैं वो किस तरह से घटते या बढ़ते हैं। ये उस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पूछा रहा है कि कौन सी जो यहाँ पर टेक्सोनोमिक रैंक है उसके अंदर सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्पेसीज देखते हैं, यानी कि स्पेसीज के अंदर हम देख रहे हैं लियो, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लायंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 लायंस हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो 5 लायन है आपके पास, सारे के सारे जितने भी लायंस हैं इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर है, यानी स्पेसीज के अंदर सारे के सारे लायंस हमने रखे हुए हैं। और 5 लायंस अगर आपके पास होंगे तो उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, मोर कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स उनके आपको मिलेंगे। यानी कि स्पेसीज के लेवल पर कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मोर होते हैं। अब जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जीनस आ गया पैंथेरा, पैंथेरा के अंदर जीनस पैंथेरा में आने वाले एनिमल्स मिलेंगे। अब उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स थोड़े से घट जाएंगे, यानी कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे कॉमन कैरेक्टर्स घटते चले जाएंगे। और जब हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर, यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर्स सबसे कम होंगे, यानी इसके अंदर सारे एनिमल्स रखे जाएंगे, लेकिन उन एनिमल्स के एक दूसरे से मिलने वाले कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ही कम होंगे। यानी कि यहाँ पर स्पेसीज लियो में बहुत सारे लायंस हैं और यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे एनिमल्स हैं। यानी एक एनिमल है, यानी कि एक एनिमल यहाँ पर लायन भी है, एक एनिमल यहाँ पर एलिफेंट भी है। लायन और एलिफेंट दोनों एनिमल्स हैं, तो उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर्स कम है। और यहाँ पर लायन ही है सारे के सारे, तो उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा है। तो स्पेसीज के लेवल पर मोर कॉमन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट एंड एट द लेवल ऑफ किंगडम लेस कॉमन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। तो ये हमने समझ लिया है। अब ऑप्शंस में ये बता रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स कहां पर है। तो हम नीचे से देखते हैं, स्पीसीज यहाँ पर सबसे ज्यादा है, फिर जीनस, जीनस में उससे भी ज्यादा है, फिर है फैमिली, फैमिली में उससे भी ज्यादा है, सबसे ऊपर है क्लास। यानी कि ऊपर की तरफ कॉमन कैरेक्टर्स घटते जा रहे हैं, तो सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स हैं क्लास में। ऑप्शंस में क्लास ए वाला जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है, जीनस फैमिली स्पीसीज। अगर क्लास से ऊपर वाला कोई ऑप्शन इनमें से दे देता तो हम उसको करेक्ट बताते। तो अब हमने देख लिया कि क्लास जो यहाँ पर हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, क्लास के अंदर कॉमन कैरेक्टर्स कम है और सबसे कम है किंगडम के अंदर। तो किंगडम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ क्लास दिया है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए क्लास, यानी कि जो टेक्सोनोमिक रैंक या कैटेगरी क्लास है उसके अंदर कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा कम है इन ऑप्शंस की अपेक्षा, यानी जीनस फैमिली और स्पीसीज की अपेक्षा क्लास के अंदर कॉमन कैरेक्टर सबसे ज्यादा कम होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्सोनोमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। यानी कि यहाँ पर ये चारों की चारों टेक्सोनोमिक एड्स दी गई हैं। टेक्सोनोमिक एड्स का हमें यूज होता है कि ये हमें टेक्सोनोमिक के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करने में, उनको डिस्क्राइब करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी टेक्सोनोमिक एड है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है फ्लोरा का। फ्लोरा को आप जानते हैं, आप पढ़ के आए हैं। फ्लोरा के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं एक पार्टिकुलर एरिया के सारे के सारे प्लांट्स का जो डिस्क्रिप्शन होता है जिस बुक में दिया जाता है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो फ्लोरा इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात नहीं हो रही है। टेक्सोनोमिक कीज हमारे पास होती हैं। टेक्सोनोमिक की क्या होती है? टेक्सोनोमिक कीज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, और जो दोनों स्टेटमेंट्स होते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स दिए जाते हैं जिनको हम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स कहते हैं। और इन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ 2 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स बहुत ही सिंपल हमने पढ़े थे कि विंग्स एब्सेंट और विंग्स प्रेजेंट, यानी कि या तो विंग्स प्रेजेंट होंगे, 2 स्टेटमेंट देंगे, एक स्टेटमेंट में देगा कि विंग्स प्रेजेंट है, दूसरे स्टेटमेंट में देगा विंग्स एब्सेंट है। यानी कि 2 डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं जो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को शो कर रहे हैं। इनके वे सिमिलर हैं अगर उनके अंदर विंग्स हैं और डिसिमिलर अगर विंग्स नहीं है। तो इस तरह से जो टेक्सोनोमिक एड हमारी हेल्प करती है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन करने में, वो होती है टेक्सोनोमिक कीज। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, टेक्सोनोमिक कीज हो गया। फ्लोरा हमने समझ लिया है। मोनोग्राफ को हम समझ लेते हैं। मोनो मीन्स होता है 1, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक पार्टिकुलर टेक्सोन की स्टडी की जाती है। यानी कि ये एक ऐसी बुक या ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें सिर्फ एक
टेक्सोन को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि एक मैमेलिया टेक्सोन है हमारा, तो मोनोग्राफ एक बुक होगी जिसके अंदर सिर्फ मैमेलिया को एक्सप्लेन किया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन था कैटलॉग। कैटलॉग के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन होता है वो सारा अल्फाबेटिकल मैनर में होता है, यानी A to Z पूरी सीक्वेंस में आपको अल्फाबेटिकली अरेंज्ड वो चीजें वहां यहाँ पर मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया हमारा टेक्सोनोमिक कीज आर द टेक्सोनोमिक एड्स इन विच वी आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हेन ऑर्गेनिज्म इज इन सेम क्लास बट इज नॉट इन अ सेम फैमिली द टेक्सोनोमिक टर्म इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसने दिमाग लगा दिया है क्वेश्चन फ्रेम करने में, तो उसका आंसर देने के लिए भी आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है, यानी व्हेन ऑर्गेनिजम्स, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही क्लास में रखे गए हैं लेकिन उनकी फैमिलीज अलग हैं, इन सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, यानी उनकी फैमिलीज अलग अलग हैं। तो अब उनके लिए आप क्या टेक्सोनोमिक टर्म डिफाइन करेंगे, यानी कौन सा टेक्सोनोमिक कैटेगरी होगी जिसके अंदर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको समझिए। यहाँ पर हमारे पास दो एनिमल्स हैं। ये जो एनिमल है ये हमारे पास है लायन, इसको हम कहते हैं पैंथेरा लियो, और ये है हमारे पास डॉग। अब लायन की जो फैमिली होती है वो होती है फैमिली फेलिडी, और जो डॉग की फैमिली होती है इसकी फैमिली होती है फैमिली कैनिडी। तो इस तरह से दोनों जो लायन और डॉग है ये अलग अलग फैमिलीज के मेंबर्स हैं और ये दोनों अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फैमिलीज में हमने प्लेस किया हुआ है। ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। क्वेश्चन के पहले पार्ट में कहा है क्लास सेम है, यानी कि ये दोनों की दोनों जिस क्लास में इनको रखा गया है ये होगी क्लास, इनकी क्लास हो गई सेम। अब इनकी क्लास कौन सी होती है? इनकी क्लास होती है क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया मतलब दोनों के बॉडी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चे, इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं। तो एक क्लास मैमेलिया के कुछ फीचर्स हैं, दोनों के साथ एक फीचर्स सेम है, यानी कि ये जो दोनों मेंबर्स हैं इनकी क्लास तो सिमिलर है। ये बात क्वेश्चन में बता दी है और इनकी जो फैमिलीज है वो अलग अलग है। अब क्या टेक्सोनोमिक टर्म होगा हमारे पास इन ऑप्शंस में से? अब हमें ऑप्शंस में से ढूंढना है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ वेरियस फैमिलीज प्लेस्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, यानी कि ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज को अरेंज किया जाता है। यहाँ पर दो फैमिली हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने पढ़ी है, एक फैमिली पढ़ी हमने फेलिडी, दूसरी फैमिली हमने पढ़ी है कैनिडी। अब ऑर्डर वो टेक्सोनोमिक टर्म है जिसके अंदर दोनों फैमिलीज को रखा जाएगा एक साथ असेंबल करके, क्योंकि उनके जो कोरिलेटेड कैरेक्टर्स है वो सिमिलर है। तो यहाँ पर आता है ऑर्डर, ये है फैमिली और ये है क्लास। तो इस टेक्सोनोमिक कैटेगरी में दो एनिमल्स थे हमारे मैमेलिया के अंदर, हमने उनको रख दिया था, तो ये हो गया उनका सेम, और फैमिलीज होगी उनकी अलग अलग। एक की फैमिली फेलिडी हो गई, दूसरे की फैमिली हो गई कैनिडी। अब क्वेश्चन में पूछा है कोई ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ही क्लास में रखा गया है, एक क्लास मैमेलिया में ही रखा गया है, सेम फैमिली में नहीं रखा गया, एक की फैमिली फेलिडी है, लायन की फैमिली फेलिडी है, डॉग की फैमिली कैनिडी है। तो अब इसके लिए टेक्सोनोमिक टर्म क्या होगा? इसके लिए टेक्सोनोमिक टर्म होगा ऑर्डर। ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, यानी कि उनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं इसलिए अलग अलग फैमिलीज को हमने एक ग्रुप में रख दिया, उस ग्रुप का नाम हमने रखा है ऑर्डर। यही पूछ रहा है कि क्या टर्म आप उसको बुलाएंगे जब हम उनको अलग अलग फैमिलीज को एक जगह रखेंगे, तो हम टर्म बुलाएंगे ऑर्डर। तो क्वेश्चन 10 का आंसर हो गया ऑर्डर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन 10 है ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ मैं आज का वीडियो लेक्चर कंक्लूड करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।